जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग जो है इसमें जो बाल विकास और ईवीएस से संबंधित टेस्ट नंबर 10वां का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में 1 से लेकर के 10 तक जो है BSSTET 100+ टेस्ट सीरीज चल के चलाया जा रहा है, तो उसको आप निश्चित रूप से देख लें, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट वही है, टॉपिक उतना ही, अध्याय उतना ही, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, वह रिपीट करने की प्रवृत्ति अब धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप लोग लगातार अपने जो है तैयारी के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, काफ़ी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, और ताकि जो है आपके सफलता में कन्फ्यूजन नाम का जो एक शब्द होता है जिस कारण सफलता रुक जाती है, वो चीज़ ना रहे। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास करिए। चलिए अध्ययन करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक और कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन मतलब कैसे होना चाहिए। सप्ताह में एक बार होना चाहिए कि प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए कि अलग अलग संचालित करना चाहिए कि अतिरिक्त समय में कराए जाना चाहिए। देखिए, जब भी प्रश्न पूछे तो अपने आप को आप शिक्षक मान करके उस जगह पर रह करके फिर उस समस्या के विषय में सोचिए, तो लगभग आप 70% उत्तर पे चले जाते हैं। तो उत्तर आपका होना चाहिए क्या, तार्किक होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे भावना में आकर के उत्तर दिए, नहीं। सप्ताह में एक बार ऐसे कराएंगे तो ऐसा कुछ इतना अच्छा फर्क पड़ेगा, गलत है। प्रत्येक विषय के साथ, अगर सब विषय के साथ हम इस प्रकार के संगीत, कहानी, नाटक वगैरह, शिल्प आदि खेल गतिविधियों अगर जोड़ेंगे सब विषयों के साथ में, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि गणित में है तो गणित रेस से संबंधित लगा दिया जाए, किसी को अच्छा लगता है साइंस तो साइंस में प्रायोगिक प्रैक्टिकल से संबंधित बातों को अच्छा लगाया जाए, किसी को हिंदी अच्छा लगता है तो हम हिंदी में जो कहानी, नाटक वगैरह उस सब चीज़ को अगर हम बढ़ावा दें, उसको स्टूडेंट के बीच में प्रोत्साहन दें, और किसी को अगर मान लीजिए कि अन्य में भी अच्छा लगता है तो शिल्प वगैरह सब में भी अगर उस तरीके से हम अगर बढ़ावा देते हैं, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, किसी एक विषय नहीं सब विषयों के साथ अगर सम्मिलित करते हैं तो वह काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए ये होना चाहिए। फिर भी आगे देखते हैं। अलग से संचालित कर, अलग से कोई बात नहीं, अतिरिक्त समय में नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य स्तर के एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। लड़कियों को यह दर्शाता क्या है? प्रगतिशील चिंतन का वैश्विक प्रवृत्तियों का वैश्विक प्रवृत्ति दिखा रहा है कि प्रयोगात्मक उपागम पहले से ऐसा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक ऐसी धारणा है, लेकिन अभी के समय में वर्तमान में लड़कियों और लड़कों में कोई अंतर नहीं है। अभी देखिए हमारे जो फाइटर पायलट, जो जितनी सारी विमान उड़ा रही है, यह देश में कंधे से कंधे, देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान अगर कहा जाए कि उनका महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उन्हें उतना महत्व नहीं देते हैं, जो कि समय के अनुसार से इसमें लगातार बदलाव आ रहा है, वो चीज़ दिखने के लिए भी मिल रहा है निम्नलिखित। इसलिए ये चीज़ तो गलत है, लड़कियों को वरीयता देना नहीं। आप उसको कमजोर समझ के उसको वरीयता मत दीजिए। हाँ, उसकी सुविधा के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन वरीयता मत दीजिए। जिससे लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। जैसे स्टूडेंट में नहीं देखते थे हम, इससे पहले अगर मान लीजिए शारीरिक रूप से फिजिकली डिसऑर्डर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग विद्यालय नहीं, एक ही साथ पढ़ाएंगे, उसको अलग से सुविधा देंगे। सेम कंडीशन इसमें भी है। निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। जैसे नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। अंतर संबंधित बोल रहा है या नहीं है, क्या यह सही है? तो अंतर संबंधित नहीं है, ये आपका ये गलत है। विकास, सभी विकास की दर समान नहीं होती। सभी की विकास की दर समान नहीं होती। समान नहीं, सभी की विकास की दर, सब में विकास की दर समान नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। जैसे किसी का विकास दर होता है जीवन काल से, कोई दिखने में क्या होता है, ज़्यादा हाइटेड हो जाता है, कोई टॉल हो जाता है, कोई सांवला रहता है, किसी का रंग काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाता है, कोई इस तरीके से विकास की दर जो होती है ना, अलग अलग होती है। विकास हमेशा रेखीय, मतलब सतत एक ही रेखा में चलता, ऐसा नहीं है। ये उतार चढ़ाव इसमें आते रहता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल दे कि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। ऐसा हो सकता है। कक्षा से चला जाए, कक्षा से तो गलत है। यहीं पे कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ते पढ़ते वह बोर हो गया तो कक्षा में कोई अन्य कार्य वो चाहे तो प्रारंभ कर सकता है, जिससे ताकि क्या होता है, शिक्षार्थी अपनी जो होता है ना योग्यता एवं क्षमता के अनुसार से सीखते हैं। तो इसीलिए अन्य कार्य जब स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें उसको रुचि आता है कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से उसका ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, लेकिन डी काफ़ी उपयुक्त है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है किस प्रकार से? सीखने की गति क्षेत्र व्यवहार अगर कोई करता है, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र भावना में आकर के व्यवहार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने के मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञान, सीखने के गति क्षेत्र में व्यवहार होता है। मतलब किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता या योग्यता, मतलब होता है ना, उसी को व्यवहार हम लोग कहते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगमन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, कि शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, कि शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। यहाँ क्या है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें? शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगमन शैली होता है, उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल होता है को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये सही लग रहा है। विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर से कोई उसको मतलब नहीं पहचानने में, कि समाज के स्तर पर हम पहचानते हैं, उसके समाज में किस तरह से तो भेदभाव हो जाएगा। शिक्षार्थियों के आर्थिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दिखाता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये तो फालतू ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया ना?
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, बच्चे जो है ना क्या पूछ रहा है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बिल्कुल सही है। उन्हें खेलने का मौका मिले, ठीक है, अंशतः सही है, पूर्णतः नहीं। उन्हें मित्र बनाना, अंशतः सही है, पूर्णतः कड़ा अनुशासन ऐसा कोई जरूरत नहीं। उनके अनुभवों, उनके जो अपने जो एक्सपीरियंस है ना, और उनके भावनाओं, जो उनके फीलिंग्स हैं, जो अंदर में क्या उनका मन में प्रोजेक्ट चल रहा है, बच्चे जो होता है ना, कहा जाता है उसके अंदर अपार संभावनाएं होती है। उसको छोटा साइंटिस्ट कहा जाता है, बहुत कुछ खोज सकता है, बहुत कुछ चाह सकता है। वही था, उनके जो अनुभव है ना और जो भावनाएं, उनको उचित स्थान मिले। तो ऑप्शन नंबर ये, इस तरह का वातावरण, उसी वातावरण में बच्चे सीख सकते हैं। बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है, तब वो जाके सीख सकते हैं। हाँ, तो इससे पहले जो है आप लोग जो खास करके जो भी इस बार बीपीएससी टियर 3 और टियर 4 में जो आगामी एग्जाम है, उनमें बहुत अच्छा उनको अवसर मिल गया है। इसलिए आप अब जो है अधिक से अधिक अभ्यास में लगे रहें। तो याद रखिए कि आपको सफलता बस आपके अभ्यास ही दिलाएगी और कुछ नहीं है। अधिक से अधिक प्रश्न जितने अधिक से अधिक नज़र से गुजर जाएंगे, आपकी सफलता वहाँ सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप लोग ऐसा करिए कि बीपीएससी टियर 3 100+ टेस्ट सीरीज जो है ना, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो उसको आप ज़्यादा नहीं, 2 के रफ्तार में देख लीजिए। उसमें मैथ है और स्टार्टिंग में तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बताया गया शुरू के सेट में, लेकिन अब जो सेट स्टार्ट हुआ 8 के बाद 9-10 से जो स्टार्ट हुआ है, उसमें मिक्स क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें एकदम पूर्णतः उसी पैटर्न पर और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है और उसी टाइप की आ जाती है और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। यह किस प्रकार का उदाहरण है समय की पाबंदी? वाचिक अधिगमन का, वाचिक करता है उसको, ऐसा तो कुछ है नहीं, वाचिक अनुभवों का। उसके बाद प्रेक्षण अधिगमन का, प्रेक्षण करता है मतलब उस पर ध्यान रखता है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। कौशल अधिगमन, उसके स्किल के अधिगमन का इसका उदाहरण है कि अधिगमन अंतर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेक्षण उसको अवलोकन करता है। एक्चुअली एक विद्यार्थी जो होता है ना, उस पर शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षक किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, बच्चे उसको अवलोकन करते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को अपने वो व्यवहार में लाते हैं, उसको अनुकरण करते हैं। इसी को मतलब एक तरह से बांडुरा साहब ने इसी को सामाजिक सिद्धांत कहा है। जो हुए थे, उन्होंने समाज शास्त्री हुए थे बांडुरा साहब, उन्होंने इसे जो कहा है सामाजिक सिद्धांत, इसकी अवधारणा यही है। तो प्रेक्षण का अधिगमन होगा। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, उनके निदान के बाद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सघन अभ्यास करना, काफ़ी ज़्यादा अभ्यास करें कि समुचित उपचारात्मक कार्य हो। काफ़ी अभ्यास करना मतलब शिक्षार्थियों के सीखने में जो सीख गया है उसके लिए काफ़ी अभ्यास करना है, ताकि नए नए जो कंसेप्ट है वो आए, उसको अपडेट हो जाए कि हाँ भाई ये हम पढ़े थे। लेकिन अगर वो चीज़ पढ़ाई न, रिक्तियाँ हैं, तो उसके लिए क्या होता है, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उसके लिए व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो ताकि उसको उस तरह के कंटेंट, उस तरह की व्यवस्थाएं, सब चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि उसका मतलब वो ठीक हो जाए, मतलब उस कुछ ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए। अब अगला देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह इंगित करता है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले प्रीवियस सेट में बहुत आ चुके हैं, फिर भी देखते हैं। वह बच्चे के शुभ चिंतक, ऐसा कुछ नहीं है। क्रोध कर रहा है मतलब गुस्सा आ रहा है, तो हम अच्छा सोच रहे हैं इसलिए गुस्सा आ रहा है, 4 छड़ी मार दिया, ऐसा गलत है, ये सब गलत है। इसमें ज्ञान की कमी है, ये भी ज्ञान की ऐसा बात नहीं है। शिक्षक बने हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होता है, अनिवार्य योग्यता, उसको पास करके वो बने हैं, तो ज्ञान की ऐसा कोई बात नहीं है, कमी है इसकी नहीं। वह कुंठित है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कुंठित है। वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। हाँ, वह अपने फीलिंग्स, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी कमियों को दिखा रहा है। अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। देखा, एनसीएफ जो मुख्य रूप से यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह ऑप्शन सही है, आप ऑप्शन समेत इसको ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक सामाजिकरण है। अब प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से प्राथमिक सामाजिकरण वह सीखता है कि किशोरावस्था में समाज से वह सीख लाता है। प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखता है कि शिक्षकों का अनुकरण करता है। तो इसमें शुरुआती आयु में स्टार्टिंग जो है तो परिवार एवं मित्रों से सीखता है, वही सामाजिकरण है। मतलब जो स्कूल जाने के पूर्व से ही एक तरह से कहिए प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह निरंतर वह जीवन पर्यंत तक चलते रहती है सामाजिकरण। लेकिन उसकी शुरुआत आयु में परिवार, घर से वह सीखता है और उसके बाद दोस्तों से वह उस चीज़ को सीखता है। आगे हम लोग अब पर्यावरण सेक्शन में, ईवीएस सेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। ईवीएस सेक्शन को बनाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ में आप लोगों का जो लगातार स्नेह मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लगातार देख रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी, क्योंकि हमारी अनुभवी टीम क्वेश्चंस को पिक करना, उसको फिर टाइप करना, उसको तैयार करना, लास्ट में हमारे पास आता है, फिर हम आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करिए और अपने दोस्तों के बीच जो आप लगातार इसको जोड़ रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद एक बार फिर कहते हैं। तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच इसको कम से कम शेयर करिए, जिस तरीके से कर रहे हैं, और करिए ताकि अपना परिवार भी एक अच्छा खासा परिवार हो। और हम जो है आपके लिए जो कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, हमारी टीम पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए हमेशा कंटेंट उपलब्ध कराते रहे, ताकि सफलता तो आपकी सुनिश्चित करा के ही मानेंगे और नए नए इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे। तो इसलिए जो अभी जो करके आया है, मतलब मैथ्स प्लस रीजनिंग का 100+ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है अभी से ही। तो आप ऐसा करिए, वो प्लेलिस्ट में उसका बना दिया गया, प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग 1 से वो लगभग कितना 20 मिनट के आसपास है। तो सबसे पहले आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर वहीं से जहां मोड लिखा होगा उस पर आप क्लिक करिएगा, तो वहां से टेलीग्राम
टेलीग्राम का लिंक आपको पीडीएफ के लिए मिल जाएगा। फॉर पीडीएफ यहाँ लिंक आपको फॉर पीडीएफ और लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करते आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि बहुत सारी सूचनाएं हम ऑनलाइन माध्यम नहीं दे सकते, आपको वहीं पर से टेलीग्राम माध्यम से दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसलिए आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को अपने से एक बार देखने के बाद बनाइए। अगर आपका स्कोर 15, 18, 20, 25 में लगभग 15, 18 हो जाता तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर से आप देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। वो जितने सारे टाइप्स एग्जाम हुए ना, वही सबका कलेक्शन है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों एवं ढांचों की जलवायु की स्थिति से संबंधित एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं, अंदर में भी मकान लकड़ी से ही हैं बने हुए हैं, और मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इन गांवों में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? यह गांव मुख्य रूप से असम की यह बात करता है। असम में अधिकतर जो घर होते हैं ना, वह घर मुख्य रूप से असम में वह बांस के ही बनाए जाते हैं या लकड़ी के बनाए जाते हैं, और मकान मुख्य रूप से लगभग 3.5 मीटर या ऊँचा होता है, और ऊँचा होता है, हाइटेड होता है, और छत जो होता है ना, यह ढालूनुमा होता है। ठीक है, अगला, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का प्रयोग रोकता है। क्या नियमों का प्रदूषण? प्लास्टिक के थैले वर्जित करता है, क्योंकि प्लास्टिक के थैला जो होता है ना, वह लंबे समय तक यूं का यूं पड़ा रहता है, जो पर्यावरण के प्रदूषण में बहुत मेजर वह इफेक्ट करता है, इसलिए इस पर बैन लगातार किया जा रहा है। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? समस्याग्रस्त बालक का पता, इसमें मुख्य सेमिनार मतलब होता है कहीं कुछ इस तरह की व्यवस्था आयोजित किया जाए, जहाँ लगभग इसके विषय में आपको बताया जाए कि हाँ, किसी एग्जाम के संबंध में या आपके कैरियर के संबंध में वही होता है, उसी सेमिनार में। ऐसा कुछ नहीं है। क्रियात्मक सोच, उससे लगातार सोच विचार करके, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उस पर कुछ काम करके। केस स्टडी, हाँ, केस स्टडी के माध्यम से हम जो है इस मतलब इस समस्याग्रस्त बालक का पता लगा सकते हैं। केस मतलब बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट हम देखते हैं, बहुत सारे पहलुओं को लेकर के उसमें अध्ययन करेंगे, तो इसमें मुख्य रूप ताकि बालक को जो है ना उस समय जाने और उसका उचित उपचार कर सकें। बहुत सारे पहलू, आखिर में वो पढ़ नहीं रहा, पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, या मान लीजिए उसके गणित है तो विज्ञान में उसको क्यों नहीं रुचि आ रही है, वह रेगुलर स्कूल क्यों नहीं आ पा रहा है, यही सब विषयों पर केस स्टडी मुख्य रूप से की जाती है। पहले उसके अच्छे नंबर थे, अब क्यों ऐसे अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, वह क्लास में गुमसुम क्यों रह रहा है, यही सब केस स्टडी में अध्ययन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यों को क्यों आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? उसके शिक्षार्थियों में कितना सीखा है, यह जानने के लिए कि शिक्षार्थी के प्रति निरंतर न बनाए रखने के लिए, न बनाए रखने की बात जैसे आ गया तो यहाँ पे गलती हो गया। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसलिए हम आपको इसलिए कहते हैं लगातार आप अभ्यास करते रहिए, तो एग्जाम के समय किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन कोई नया टाइप नहीं होता है, क्वेश्चन सारे पिक किए जाते हैं, रिपीट हो गए हैं। इसलिए सारे प्रश्न ऑल इंडिया जितने सारे जो टेट एग्जाम हुए हैं, उनके प्रश्नों का हल संग्रह, उनका संग्रह है, और उनको एक निश्चित अच्छे टीम के द्वारा इसके हल संग्रह को कराने के बाद फाइनली मतलब आपका हल संग्रह कराया जाता है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं के अंतर्गत है। क्या है? विज्ञान मेले का आयोजन करना, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कार्य करना सही है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना सही, ऑल ऑफ दीज, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। किंडर गार्डन क्या है? अब देखिए, ये जो होता है किंडर गार्डन एक प्रकार का होता है ना, तो इसको कहा जाता है बच्चों का उद्यान कहा जाता है, बच्चों का उद्यान कहा जाता है। किंडर मतलब होता है बच्चे, गार्डन मतलब होता है उद्यान, बच्चों का उद्यान है। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक जो है फ्रावियल साहब हैं, और उन्होंने फ्रावियल साहब का मानना था कि बालकों को एक विकसित जो है, गार्डन मतलब पौधा माना है, विकसित पौधा माना है, वह जो है फ्रावियल साहब का ऐसा मानना था। उन्होंने बालकों को विकसित पौधा माना, और शिक्षक को इसमें मुख्य रूप से एक कुशल माली माना, जिस प्रकार से वो पौधे को सींचता है और पौधा एक दिन फलदार बन जाता है, उसी प्रकार से शिक्षक की भूमिका उन्होंने इस पौधे को विकसित करने में, इस पौधे को छायादार बनाने में, इस पौधे को अच्छा बनाने में उन्होंने इनके महती भूमिका का उल्लेख किया है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? मुख्यतः बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, बिल्कुल सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर, बिल्कुल सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, यह गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 किसमें है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो यह वह क्या है? जब बार बार किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किए, फिर भी उसका लगातार हम लोग मूल्यांकन करते, लगातार उसका अवलोकन करते रहते हैं, फिर भी वह सही होता है, तो वह सिद्धांत कहलाता है, उसको ही प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे E = mc² जो आइंस्टाइन साहब ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, वो बिल्कुल सही है, लगातार अध्ययन किया। जैसे कहा जाता है सूर्य पूरब में उगता है, तो उसका अध्ययन किया गया, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरब में ही होता है, हाँ, जगह के अनुसार से, लेकिन उस क्षेत्र में वह पूरब होता है, वहाँ पश्चिम नहीं कहलाता। अगला देखते हैं, पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान के किन शाखाओं से? पर्यावरण विषय कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इनमें से सभी सबसे संबंधित है, ऑल ऑफ दीज। देखिए, मुख्य रूप से जो विज्ञान होता है ना, हम लोग विज्ञान में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और उनके कारणों, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब चीज़ का हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और वही सब चीज़ आता है किसके अंतर्गत आता है? बिना विज्ञान के अध्ययन के जो होता है ना, पर्यावरण महत्वहीन हो जाता है। इसलिए पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान के हर क्षेत्र से आता है, इसलिए उसको पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? प्रभावशाली विधि कौन सी है? भ्रमण करना, बागवानी करना, उसके बाद समूह कार्य करना, इनमें से सभी। तो भ्रमण भी सही है, बागवानी, समूह कार्य, इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी
तभी हो जाएगा। और ये जो आप लोग जो देखते हैं ना कि होता है वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास कंडीशन नहीं है वो चलिए ठीक है सुन रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप जो सो करके देख रहे हैं बाद में उठ के देखा तो वो सब बहुत गलत आदत हम बता रहे हैं। अभी सोइए नहीं, अभी खूब मेहनत लगा कर पूरा अपना बेस्ट लगा दीजिए, क्योंकि लगले आपको बीपीएससी टीयर 3 और टीयर 4 मौका मिल रहा है। अभी से तैयारी करते रहिए बीपीएससी के लिए टीयर 3 टीयर 4, इसके लिए आप लगातार सेट का अभ्यास करिए। और हम आपको फिर रिकमेंड करते हैं आप लोग एक बार जरूर एसपीडी जो है जीएस को निश्चित रूप से एक बार 6 घंटे का वीडियो है 2 घंटे का लगा करके या एक दिन संकल्प लेकर के बैठ के उसको देख लीजिए ना। इससे आपको फायदा ये हो जाएगा जीएस से संबंधित कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सेट में भी वही सारे प्रश्न रिपीट होंगे। हालांकि सेट में तो हम डिस्कशन करा रहे हैं, फिर वही एक बार हम बोलते हैं आप उसको देखिए। एसपीडी साइंस जो है बिहार में जितने एग्जाम हुए ना बीएसएससी एसपीडी साइंस करके प्लेलिस्ट में क्विज 1 में लिखा हुआ, वो प्लेलिस्ट बना हुआ, वो 2 पार्ट में, उसको भी आप देख जाइए। 2-2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में वो हो जाएंगे। तो इससे आपका ये जो होता है साइंस के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या नहीं आता है? समुदाय केंद्रित आता है, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित की साइंस। देखा छात्र से संबंधित बिल्कुल रहेगा, अध्येता से संबंधित बिल्कुल, शिक्षार्थी भी रहना, समुदाय से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या होता है क्या नहीं है, नहीं जहाँ पे है वहाँ आपको सतर्क हो जाना है, वहाँ इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना है। चलिए इसी के साथ ये टेस्ट का जो डिस्कशन कर रहे थे ये समाप्त होता है। तो इसलिए आप लोग लगातार इस सेट का अभ्यास करते रहिए। हाँ, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है, जिस प्रकार से हमारी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है और कंटेंट उपलब्ध करा रही है, निश्चित रूप से यूट्यूब पे हम जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक हम भी देखें हैं, तो इस प्रकार से कंटेंट कहीं नहीं है। आपको एक बल्क में कंटेंट दे दिया जाता है, अच्छा खासा आपसे पेमेंट भी ले लिया जाता है और बस आप उसको पढ़ते रहिए। समझिए कि मोटा किताब आपको दे दिया, ठीक है, समय है तब पढ़िए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उस चीज़ का नहीं है। देखिए आप पढ़िएगा ना, आप जितना अधिक से अधिक पढ़िएगा तो वो आपको क्या दिलाएगा, वो आपको उस विषय के में एक तरह से नॉलेज दे देगा, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करिएगा वो आपके विषयों में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करते जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस से ही कहा जाता है एक परफेक्शन आता है। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और अपने आप को शार्पनेस ला लीजिए, एग्जाम तक एक भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिए और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने अगल बगल में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो रिकमेंड करिए। और इस तरीके से जो लगातार आपका प्यार मिल रहा है इस तरीके से बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए भी बहुत बेहतर से अच्छा कंटेंट हमेशा निरंतर उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, धन्यवाद।